पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। यूएस से इजराइल और ईरान की जंग कोई नॉर्मल वाकया नहीं है, एक आम इवेंट नहीं होगा। ईरान बैक डाउन नहीं करेगा। वो आपको मजबूर करते हैं पाकिस्तान और इस्लाम दुश्मनी में एक हद को छूने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं फैक्ट फोर्स ग्लोबल का एक और एपिसोड। नाज़रीन, इंडिया में इस टाइम कोहराम मचा हुआ है। इंडिया के अंदर बड़ा गम और गुस्सा पाया जा रहा है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। पाकिस्तान इस टाइम लाइमलाइट में है, इंटरनेशनल लाइमलाइट में है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है और जिस फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इंडिया पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ कर रहा था, मॉक कर रहा था, एक फेक नैरेटिव आपके आगे पेश कर रहा था, जिसका जिक्र मैंने अपने एक पिछले प्रोग्राम में किया ऑन द वेरी सेम टॉपिक। आई टोल्ड यू गाइज, presented before you some facts, and I narrated Pakistan's foreign policy with its neighbors, with the Middle East and with the superpowers, जिसके अंदर मैंने आपके आगे ये गुजारिश की थी कि पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है अपने तमाम नेबर्स के साथ भी, इंडिया के साथ भी, अफ़गानिस्तान के साथ भी, पूरी मिडल ईस्ट के साथ, ईरान के साथ, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, चाइना, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, तमाम कंट्रीज़ के साथ हमारी बड़ी क्लियर डिफाइंड एक इंडिपेंडेंट और इफ़ेक्टिव फॉरेन पॉलिसी है, जिसको इंडिया ये रंग देने की कोशिश कर रहा है, मीम्स बना रहा है कि पाकिस्तान तो हर मुल्क के साथ है। हर मुल्क के बारे में पाकिस्तान बयान देता है, मैं ईरान के साथ हूँ, मैं सऊदी अरेबिया के साथ हूँ, मैं मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ के साथ हूँ, मैं अमेरिका के साथ हूँ और चाइना के साथ भी हूँ। तो पाकिस्तान है किसके साथ? और फिर उनके जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं वो इसी बात को लेके आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे और इसके ऊपर एक डिबेट जनरेट कर रहे थे, आपकी जहन साजी की कोशिश कर रहे थे। मैंने जो बात की वो ठीक साबित हो गई। आपके आगे जो फैक्ट्स मैंने रखे वो फैक्ट्स ही थे, कोई प्रोपेगेंडा नहीं था और दुनिया ने इसको मान लिया। ये बात भी आपको क्लियर कर दूं, ये ज़रूरी नहीं कि जो एफर्ट्स पाकिस्तान कर रहा है, तुर्किया कर रहा है और मिस्र मीडिएशन की कोशिशें कर रहा है, वो कोशिशें कामयाब भी हों। वी नीड टू टेक इनटू अकाउंट द वेरी कॉम्प्लेक्स चेस बोर्ड ऑफ दिस वॉर। यूएस से इजराइल और ईरान की जंग कोई नॉर्मल वाकया नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, जो एक्सपीरियंस इस दफ़ा ईरान के साथ यूएसए करेगा वो वन ऑफ अ काइंड होगा। वो एक इरानियन एक्सपीरियंस के तौर पे यूएस हिस्ट्री में लिखा जाएगा। वो एक आम इवेंट नहीं होगा। ईरान बैक डाउन नहीं करेगा और ऐसा ही हुआ। मैंने ये भी कहा था कि ये जंग लंबी नहीं चलेगी, जिसके ऊपर ये डिबेट हुई कि ये जंग तो लंबी जाती नज़र आ रही है और उसकी वजह ये थी कि ईरान की तरफ से अब जंग बंद नहीं हो रही। अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमेशा से प्लान यही था कि हम जाएंगे, एक शॉक एंड ऑ क्रिएट करेंगे और फिर इसमें से एक्सट्रैक्ट कर जाएंगे। लेकिन जंगें शुरू तो आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी लॉजिक पे कर सकते हैं। हमने देखा कि ऐसा ही हुआ, लेकिन ख़त्म फिर आप अपनी मर्ज़ी से नहीं करते अगर आगे मुल्क ईरान जैसा खड़ा हो तो। अब ईरान ने ये क्लियरली बता दिया है कि जंग मैं अपनी मर्ज़ी से ख़त्म करूँगा। शुरू आपने की थी, बड़ी दफ़ा मैं ये चीज़ रिपीट कर चुका हूँ। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पाकिस्तान की सुपीरियर फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान इस टाइम पे लाइमलाइट में क्यों है? डिक्लेयर नहीं हुआ, किसी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, फॉर्मली इसको अनाउंस नहीं किया। ऑन द फेस ऑफ इट सबने यही कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अंदर से जो बैकडोर चैनल है उसके अंदर ये बात बड़ी जंगल की आग की तरह फैल रही है। और फाइनेंशियल टाइम्स ने इसको एक अपनी स्टोरी के अंदर डिस्कस भी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान मीडिएशन करवाने वाला लीडिंग मुल्क है, जिसके ऊपर इंडिया में बहुत डिबेट भी हो रही है और आग लगी हुई है। लोग बीजेपी लेड मोदी गवर्नमेंट को बहुत लान तान कर रहे हैं और बता रहे हैं, जो बात मैं कह रहा था वो भारतीय अब खुद कह रहे हैं। दो ट्वीट्स की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। बेयर विद मी, आई विल हैव टू चेक माई मोबाइल एंड रीड दोज ट्वीट्स फॉर यू। भारत में
अशोक स्वैन को कौन नहीं जानता। इनका एक ट्वीट है, इंडिया वॉज एक्यूज्ड ऑफ फैसिलिटेटर ऑफ वॉर, पाकिस्तान इज नाउ सेलिब्रेटेड एज द फैसिलिटेटर ऑफ पीस। This is what Modi's stupid megalomaniac foreign policy has done to Gandhi Nehru's India. ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। गांधी और नेहरू के इंडिया को इस बेवकूफ़ आदमी ने कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया, जिक्र है मोदी का। ये जिक्र एक इंटेलेक्चुअल इंडिया का, जिसको आप सब इंडियंस बहुत फॉलो करते हैं, वो आपको बता रहा है कि ये क्या मामला बना, कहाँ पे आ गई इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, कहाँ पे आ गया इंडिया का स्ट्रक्चर, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था तवातर के साथ। मेरी बात तो लोग ये कह के रद्द कर सकते हैं कि पाकिस्तानी है, इंडिया के ख़िलाफ़ है, हमारा दुश्मन है, अपने मतलब की बात कर रहा है। लेकिन क्या ये ट्वीट मैंने किया है? ये ट्वीट आपके एक बंदे ने, जिस पे आप भरोसा करते हैं, जिसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को आप चैलेंज नहीं करते और एतमाद रखते हैं इसकी राय पे, ये बंदा आपको ट्वीट के अंदर आपकी पोजीशन बता रहा है और उसी की तरफ मैं भी इशारा कर रहा था। इससे ये भी साबित होता है कि ये चैनल फैक्ट फोर्स ग्लोबल प्रोपेगेंडा चैनल नहीं है। जाहिर है कि हमारे बायसेस हैं, मेरा भी बायस है। आई लव माई कंट्री, आई एम फॉर पाकिस्तान ऑलवेज, एंड येस व्हेन इट कम्स टू इंडिया तो मैं इसको एक दुश्मन मुल्क के तौर पे ही देखूंगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई चीज़ ठीक होगी या कोई चीज़ फैक्ट होगी तो आई विल नॉट ट्विस्ट इट। मैं उसका कोई नया मतलब निकाल के आपके आगे पेश नहीं करूँगा। मैं उतनी ही बात करूँगा जितनी बात आपकी तरफ से पाकिस्तान के बारे में आएगी, और वही बात करूँगा जो फैक्ट होगी। ये बात तो मेरी नरेशन या मैंने जो रीइटरेट किया वो साबित हो गया कि इस चैनल पे मैंने जितनी बातें आपसे की हैं, आप दोबारा जाके देख सकते हैं, वो मेरिट के ऊपर थी। बहरहाल एक और ट्वीट आपके सामने रखना चाहता हूँ पवन खेरा की, जो कांग्रेस की एक वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, पॉलिटिशियन हैं इंडिया के, आप सब उनको जानते हैं। उन्होंने क्या ट्वीट की? वो कहते हैं, इफ़ इट इज़ ट्रू इट अमाउंट्स टू रबिंग सॉल्ट इनटू आवर वुंड्स। जख्मों पे नमक छिड़कने की कुछ बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं, व्हाइल मोदी वाज एडमायरिंग हिज फेक मेडल एंड द बीजेपी वाज ड्रूलिंग ओवर मेक बिलीव धुरंधर। ये जो मूवी थी उसका जिक्र हो रहा है। पाकिस्तान वाज पोजीशनिंग इटसेल्फ एट द डोमेस्टिक टेबल ड्यूरिंग अ क्रिटिकल ग्लोबल मोमेंट। उसके बाद कहते हैं, वन वाज चेसिंग हेडलाइंस, द अदर वाज शेपिंग आउटकम्स। बहुत बड़ी बात की इन्होंने। दिस इज अ मैटर ऑफ शेम फॉर एवरी इंडियन। माय फ्रेंड्स, ये ट्वीट भी मेरा नहीं है, मैंने आपको नाम ले दिया। इट इज़ देयर ऑन एक्स। आप इसको देख सकते हैं, रिविजिट कर सकते हैं, वर्डिंग देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ये शो करता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेलियर को, कमिंग फ्रॉम इंडियंस जो आपके ही मशहूर लोग हैं, आप उनके ऊपर एतमाद करते हैं। ये उनकी राय है, मेरी राय नहीं है। बहरहाल दोबारा मैं आपको कहूँगा कि मैंने इन चीज़ों की तरफ बारहा इशारा किया अपनी तमाम कमेंट्रीज़ के अंदर, जो मैं आपसे मुखातिब होकर आपके आगे पेश करता रहा। आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द इंडियन पीपल। आपको ये देखना है कि आपका मुल्क किस तरफ जा रहा है। जो एरोगेंस आपके अंदर इनकलकेट की जा रही है थ्रू मोदी एंड और उसके जो हवारी हैं या उस सोच को प्रमोट करने वाले कुछ लोग हैं आपके मुल्क के अंदर, वो आपको मजबूर करते हैं पाकिस्तान और इस्लाम दुश्मनी में एक हद को छूने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है। आप अपने मुल्क के साथ प्यार, उसके साथ लॉयल्टी, उसका दफा और उसकी प्रमोशन झूठ बोले बगैर भी कर सकते हैं। आप अपनी गलतियां सिर्फ तब ठीक कर सकते हैं जब आप उनको आइडेंटिफाई करें और माने कि वो गलतियां थीं। एंड सेम स्टैंड्स फॉर अस। हम भी अपनी गलतियां वैसे ही दूर कर सकते हैं। वो हमारे लिए भी तरीका वही है जो आपके लिए है। फर्स्ट यू एडमिट कि गलती हुई एंड देन यू करेक्ट इट। हमने इस पाथ के ऊपर चलना शुरू कर दिया, अपनी गलतियां की, उनसे सीखा और गलतियों को रिपीट नहीं किया, लेसन्स लर्न किए। यू डू द सेम एंड आपके अंदर भी, आपकी फॉरेन पॉलिसी में भी बेहतरी आ जाएगी। किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी किसी दूसरे मुल्क की कॉस्ट पे हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जब इंटरेस्ट कॉमन हो जाएंगे तो पुश एंड पुल बढ़ जाएगा, लड़ाई होगी, कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बात जाएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है, जैसे आपकी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी इंडिया की बड़े अरसे तक रशिया और यूएस के साथ
दोनों को साथ लेके चलने की थी और आपने बहुत फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान की पॉलिसी एक डायरेक्शन में थी, तो हमने शायद उसका थोड़ा नुकसान उठाया हो या उतना फ़ायदा ना उठा सके हों। लेकिन अब जब हमने डाइवर्सिफाई किया अपनी फॉरेन पॉलिसी को और उससे फ़ायदा उठाया, तो इट इज़ नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द इंडियन इंटरेस्ट। आपके अपने इंटरेस्ट हैं, हमारे अपने इंटरेस्ट हैं। जब तक के बाद किसी कॉमन चीज़ पे आके ना फंस जाए, जैसे कि कश्मीर, जैसे कि सिखों का इशू, जब हम किसी भी मजलूम कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाते हैं तो आप उसे प्रोपेगेंडा कहते हैं, जबकि ये बात ठीक नहीं। हमारे यहाँ भी सिख हैं, हमारे यहाँ भी हिंदू हैं। मान लिया कि शायद वो बहुत ज़्यादा सुख में ना हो या उनकी बेहतरी के लिए कोई ना कोई कमी अभी रहती हो यहाँ इस मुल्क में, लेकिन एक चीज़ की गारंटी है कि वो यहाँ पे सेफ़ हैं, इबादत के लिए भी, कारोबार की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी। हुकूमत के अंदर अगर वो गवर्नमेंट जॉब्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी पाकिस्तान में एम्पल एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हमारी माइनॉरिटीज़ के लिए मौजूद हैं। आई एम नॉट सेइंग वी आर परफेक्ट, येस स्टिल वी नीड टू इम्प्रूव, और हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मजहबी आज़ादी जो उनकी कम्युनिटी को एक फ्रीडम हासिल होना चाहिए किसी भी मुल्क में, हमारे यहाँ है लेकिन आपके यहाँ था, अब ख़त्म हो गया जब से बीजेपी की तबातर के साथ गवर्नमेंट्स आई। कांग्रेस का वो टाइम थोड़ा डिफरेंट था और बीजेपी का ये टाइम काफ़ी मुख्तलिफ है। आपको इस पे सोचना पड़ेगा इंडिया कहाँ जा रहा है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। खाली बातें करने से आप आपस में तो शायद एक दूसरे को कन्विंस कर लें कि मामला ठीक हैं, लेकिन असल में आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। कमिंग बैक टू पाकिस्तान एंड इट्स प्रोमिनेंट पोजीशन, हो सकता है ये मीडिएशन ना हो सके क्योंकि मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। मैंने शुरू में जिक्र किया ईरान एडमेंट है और उसके एडमेंट होने की कुछ रीजंस हैं। नंबर 1, US cannot be trusted because 2 times it has sabotaged a peace process which was smoothly going on just because it was pushed by the Israelis. They went into a war first for a 12-day war, bombed Iran और उसके बाद विक्ट्री डिक्लेयर करके निकल गए, which was completely unnecessary on the part of the US। और उसके बाद when they were about to strike a deal on the nuclear issue with Iran, they sabotaged it themselves on the behest of the Israelis one more time, which has created a lot of uncertainty and mistrust vis-a-vis the Iranians। अब वो इस काम में पड़ने के लिए रेडी नहीं है और राइटली सो। और अगर अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता तो अमेरिका जैसी सुपर पावर की गारंटी कौन देगा? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। सो द इरानियंस हैव मेरिट इन दिस आर्ग्यूमेंट। इसके अलावा सदर डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत को देखें तो हर सांस के साथ 10 नई स्टेटमेंट्स देते हैं। आज की स्टेटमेंट थी कि 5 दिन के लिए जो पावर सेटअप्स एंड स्ट्रक्चर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं ईरान के अंदर, उन पे हमले नहीं होंगे। लेकिन क्या ये एक टैक्टिक था फाइनेंशियल मार्केट को स्टेबिलिटी देने का? क्या ये एक टैक्टिक था पेट्रोल की प्राइसेस जो बहुत ऊपर जा रही हैं उनको रोकने का? शायद हाँ। उसके अलावा क्या ये एक मिलिट्री टैक्टिक भी हो सकता है ताकि वो मरीन्स जिन्होंने 5 दिन बाद पहुंचना है गल्फ के एरिया में वो पहुंच जाएं? येस, इट कुड ऑल्सो बी दैट। तो ये सारे सवालात अगर हमारे दिमाग में आते हैं तो इरानियंस के दिमाग में भी आते होंगे। लॉजिक तो यही कहती है। उसके अलावा फॉर श्योर कुछ नहीं कहा जा सकता। ही ऑल्सो सेड कि मैं किसी ऐसे हाई अप से ईरान में बात कर रहा हूँ जो इस पीस डील के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनकी जान को ख़तरा होगा। लेकिन किससे? डेफिनेटली उनका इशारा इजराइल की तरफ था, क्योंकि इजराइल वो मुल्क है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, नॉट इवन इन अमेरिकाज कंट्रोल। और ये बड़ी अहम बात की सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कि पीस सैबोटाज हो जाएगा। इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि जब जब किसी ब्रेक थ्रू की तरफ अमेरिका और ईरान पहुंचने लगते हैं तो बीच में इजराइल आ जाता है। इससे क्लियर इंडिकेशन मिलती है कि ये दहशतगर्द मुल्क, जब मैं इसको एक टेररिस्ट कंट्री कहता हूँ, अब आपको पता लगना चाहिए कि इसकी लॉजिक क्या है। Whenever they are close to achieving peace, साथ ही उसको सैबोटाज कर देता है none other than Israel itself। अगर इजराइल को खत्ते में अमन नहीं चाहिए तो इसको चाहिए क्या? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद वापस आते हैं ईरान की तरफ। ईरान
इजराइल की गारंटी मांगता है तो इजराइल की गारंटी कौन देगा जब अमेरिका अपनी ही गारंटी देने के लिए कासिर है। दे आर नॉट एबल टू कन्विंस द वर्ल्ड, स्पेशली द इरानियंस, कि उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है। तो इजराइल की गारंटी किसने देनी है, यहाँ पे आके बात फंस जाती है और डेडलॉक आ जाता है। तो अगर ये चीज़ सुलझती नहीं है तो शायद ना भी सुलझ सके, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। ये जंग लंबी हो सकती है, यानी वॉर ऑफ एट्रेशन भी बन सकती है, क्योंकि यूएस के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। शॉक एंड ऑ की पॉलिसी ख़राब हो गई, ना चल सकी। अब शायद इनका प्लान ये है कि वर्ल्ड वॉर की तरह इसको लंबा किया जाए ताकि ईरान एग्जॉस्ट हो जाए, मिलिट्री रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएं, स्टॉक पाइलिंग ऑफ मिसाइल्स ख़त्म हो जाएं और उसके बाद घुटनों पे आ जाए। ये ऑप्शन भी पूरा होता हुआ मुझे नज़र नहीं आता। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हो सकेगा, यूएस फिर मार खाएगा। इसके अलावा ऑप्शन रह जाता है बूट्स ऑन ग्राउंड का, जो रीइंफोर्समेंट आ रही है, जो ड्रोन्स आ रहे हैं, जो आपके इंटरसेप्टर्स आ रहे हैं, उससे इंडिकेशन ये मिलती है। और ये जो टाइम बाइंग टैक्टिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेश किया है कि हमले नहीं करूँगा, वो हो सकता है टाइम बाइंग टैक्टिक हो। अगर है तो जब ये रीइंफोर्समेंट्स आएंगी तो क्या होगा, जंग लंबी होगी, बूट्स ऑन ग्राउंड की कोशिश करेंगे, जिसमें अगेन मेरे ख्याल में बहुत बड़ा अपना नुकसान करेंगे। ईरान ये जंग हारने वाला नहीं है, ईरान इस जंग के लिए तैयार था। फ़र्क सिर्फ इतना है, यूएस ने अपनी कैलकुलेशन पूरी नहीं की थी। वॉर शुरू क्यों करनी है, अहदाफ सेट किए थे, गलत सेट किए थे, और उसके बाद एक्सट्रैक्शन कैसे करनी है, निकलना कैसे है जंग में से, इसकी भी तैयारी पूरी नहीं थी। सिर्फ इजराइल के कहने पे आए, अपनी एरोगेंस में मार धाड़ शुरू की, काम नहीं बना, अब उसमें फंस गए। तो ये है सिचुएशन। वापस आते हैं पाकिस्तान की तरफ। सिचुएशन आपको इसलिए बताई कि एक कॉम्प्लेक्स चेस बोर्ड है जंग का। पाकिस्तान का हाउएवर पल्ला बहुत भारी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को इस प्रोमिनेंस की पोजीशन पे दुनिया देख रही है तो इसकी कोई तो वजह होगी। अगर अलॉन्ग साइड तुर्किया और इजिप्ट, पाकिस्तान इस जंग के अंदर एक मीडिएटर का रोल प्ले करने के लिए, चाहे वो कर सके या ना कर सके, क्योंकि मीडिएशन तब होगी जब दोनों पार्टीज टेबल पे आने के लिए एग्री करेंगी। उनको टेबल पे लाने के लिए जिस कंट्री को चूज़ किया जा रहा है या जिस पे नज़रें जमाई जा रही हैं वो पाकिस्तान है। ये इंपॉर्टेंट बात, हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पाकिस्तान का इस चीज़ में नाम आना इस चीज़ की दलील है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी बहुत अच्छी है। पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर एक बड़े अहम मुल्क के तौर पे पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। बात अहम ये है, और इसकी कड़वाहट और इसकी जलन इंडिया में फील हो रही है। अहम बात ये है, जलन फील करने से और गला कड़वा करने से आपका काम नहीं चलेगा। आपका काम फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करने से चलेगा, जिसके लिए एक और प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, अब आपको बहुत लंबा टाइम चाहिए। ये चीज़ें इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपकी शर्ट का बटन टूटा, आपने सुई धागा पकड़ा और वापस लगा दिया। फॉरेन पॉलिसी बड़ी ही टीडियस और बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग काम है। इसके ऊपर काम करना पड़ता है, इमेज बनाना पड़ता है, ताल्लुकात बनाने पड़ते हैं। जैसे कहते हैं बिगड़ते 1 सेकंड में हैं, जंग 1 सेकंड में शुरू हो जाती है, लेकिन ख़त्म करना एक अजाब है। इसी तरह ताल्लुकात बनाना एक लंबा प्रोसेस है, ख़त्म करना तो कोई मसला ही नहीं। एक बेवकूफ़ी करें तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।